हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल वीडियो क्लास 11th का आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश कोर का, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2025-26 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 13 फरवरी 2026 को, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या फिर इवनिंग शिफ्ट के, आप सभी का 13 तारीख को यानी कि कल इंग्लिश का जो फाइनल एग्जाम है, जो एनुअल एग्जाम है, वार्षिक पेपर है, ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके कल के पेपर के लिए हम लोग अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है सॉल्यूशन के साथ में समझ रहे थे। तो ये वीडियो हमारे इसी 6 सैंपल पेपर के पार्ट नंबर 2 की रहेगी। और पता है बच्चों, ये जो पार्ट 2 की वीडियो है ना, ये आपके सिलेबस के रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओनली वन सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर। अब सेक्शन सी है यानी कि इसमें दोनों ही बुक्स के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेड, रिपीटेड, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन को यहां पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते एग्जाम में ज्यादातर हमने वही ले रखे हैं इसमें, है ना। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के सिलेबस के रिवीजन के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सैंपल पेपर 6 के पार्ट 2 की वीडियो। ओके, तो तैयार हो बच्चों आप लोग इस वीडियो को समझने के लिए। और हाँ, एडवांस में एक बार फिर से आप सभी को आपका जो कल पेपर होने वाला है, इसके लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा, तैयारी आपकी अच्छी हमने करवाई दी है। अभी हम 1 से 2 सैंपल पेपर और कर लेंगे तो और अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ अभी तो वन शॉट भी आने हैं 1-2, है ना। वैसे तो सारे आ चुके हैं, लेकिन हम रिवीजन करेंगे वन शॉट के अंदर अब। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं अपने मतलब शुरुआत करते हैं सैंपल पेपर 6 के पार्ट 2 की वीडियो को। तैयार हो बच्चों, आर यू रेडी? तो चलिए शुरू करेंगे। ये तो आपके वो हो गए, क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह हो गए। फिर ये आपके पोस्टर्स हो गए, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे। ये आपकी स्पीच हो गई, दो स्पीच आपको बताई थी, डिबेट बताई थी आपको, मोशन में भी, फेवर में भी, सारी चीजें। चलिए, तो यहां से शुरुआत हो जाता है हमारे पेपर का इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 3, जो कि है लिटरेचर वाला, आपकी किताबों से संबंधित। ओके ओके, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि हमारा 3 मार्क्स का रहने वाला है। अब कैसे क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपकी जो हॉर्नबिल किताब है, ठीक है, उससे संबंधित आपको 2 पोएम के एक स्टैंजा दिए जाएंगे। जैसे कि आपकी ये पहली पोएम है, क्या नाम है, द वॉइस ऑफ द रेन, ये वो है। ठीक है, फिर एक दूसरी पोएम आपकी यहाँ पे दी गई है चॉइस में, चाइल्डहुड वाली। ठीक है, तो एक स्टैंजा हो गया दोनों पोएम का, और 3-4 लाइन हो गई। अब इसी पोएम से आपसे 3-3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और आपको इसके आंसर करने हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम स्टैंजा को पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो स्टैंजा पढ़ते हैं। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। यानी कि दिन हो चाहे रात हो, मैं अपने अस्तित्व को अच्छा बनाती हूँ, उसे शुद्ध करती हूँ और उसे सुंदर बनाती हूँ। तो यहाँ पे कौन बात कर रहा है? यहाँ पे जो रेन है वो अपने आप को यहाँ पे बता रही है। ठीक है, और रेन की जो तुलना है वो किससे की जा रही है? सॉन्ग से इसको कंपेयर किया जा रहा है। ओके, अब आइए क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन पहला क्या है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि हु इज आई। ये जो आई वर्ड है ये किसके लिए उपयोग किया गया है? तो आई कौन है यहाँ पे? आई है यहाँ पे द रेन, यानी कि जो बारिश है वो है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैज द रेन कंपेयर टू। तो रेन को किससे कंपेयर किया गया है? अभी मैंने आपको बताया, रेन को सॉन्ग से कंपेयर किया गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज आई डू इट्स ऑन ओरिजिन। यानी कि जो बारिश है, ठीक है, वो अपने मूल के लिए क्या करती है? तो यह अपने आप को प्योर बनाती है एंड ब्यूटीफुलनेस बनाती है, यानी कि सुंदर और पवित्र बनाती है। इट लीव्स द ड्राउट, यानी कि ये ड्राउट को पसंद करती है, लीव करती है। वॉश द डस्ट लेयर्स ऑफ अर्थ, यानी कि जो बादल होते हैं उन्हें अच्छा कर देती है। ठीक है, साथ ही जो मिट्टी होती है अर्थ पे इधर उधर पड़ी हुई, ठीक है, डस्ट जो होती है उसे सही कर देती है। इस प्रकार से बारिश जो है वो इन सभी के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो पहली पोएम तो भाई बहुत ही आसान थी, बहुत ही छोटी थी, है ना। अब इसकी अथवा वाली पढ़ते हैं। तो अथवा वाली है, वैन डिड माई चाइल्डहुड गो। मुझे पता भी नहीं चला मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट
adults were not all they seemed to be. They talked of love and praised of love but did not act so lovingly. Was that the day? यानी कि ये कहता है कि मेरा बचपन कब चला गया, क्या ये वही समय था जब मुझे ये एहसास हुआ कि अब हम वयस्क नहीं रहे। वे ऐसा लग रहे थे कि उनके अंदर प्रेम की बात, प्रेम का उपदेश आ गया हो। ठीक है, अब वो प्यार तो करते हैं किसी से, लेकिन अब एक बच्चे की तरह अब वो दूसरे को दिखा नहीं पाते, अपनी प्रेम भावना को बता नहीं पाते। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन पहला ये है कि व्हाट हैज द पोएट रियलाइज्ड अबाउट द अडल्ट्स। तो अडल्ट्स के बारे में क्या पता चलता है उसको, दे आर हाइपोक्राइट्स, यानी कि वो ये देखता है कि ये जो अडल्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो एक तरीके से हाइपोक्राइट्स हो रहे हैं। ठीक है, एंड सेकेंड हु प्रेक्स्ट ऑफ लव। तो लव के बारे में यहाँ पे किसको बताया गया है, लव के बारे में अडल्ट्स को ही बताया गया है। ठीक है, एंड उसके बाद में द पोएट फील्स दैट ही हैज लॉस्ट चाइल्डहुड व्हेन। तो पोएट क्या फील करता है कि उसका चाइल्डहुड कब चला गया है, तो ये चला गया था डेट अडल्ट्स हैव डबल स्टैंडर्ड। जब उसे पता चलता है कि बच्चे जो हैं उनका जो वयस्क हैं उनका एक डबल स्टैंडर्ड बन चुका है, तब वो कहता है कि हाँ हमारा चाइल्डहुड तो याद जा चुका है, बचपन चला गया है, जो कि हमारे जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड होता है। ठीक है, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेने का, मस्त खाना खाओ, मजे लो, दोस्तों के साथ में खेल खेलो, मम्मी पापा से रोकर कुछ भी सामान ले लो, कुछ भी वस्तु ले लो, खिलौना ले लो, कोई टेंशन नहीं होती है। इसलिए बचपन वन ऑफ द, आप ये कह सकते हैं, गोल्डन एज होती है एक व्यक्ति के जीवन की। ओके, तो ये पॉइंट था आपका। आगे बात करते हैं। तो अब है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपकी हॉर्नबिल किताब के चैप्टर से लिया गया है। आप चैप्टर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वो जो चैप्टर है, क्या नाम है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इसी लिया गया है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमिनिश साइलेंस। यानी कि एकदम शांतिपूर्वक तकरीबन शाम के 6 बजे के आसपास ये एक भयानक डिजास्टर आया। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पहला ये है कि व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर। इस बड़ी समस्या का सबसे पहला इंडिकेशन कब मिला था, तकरीबन शाम को 6 बजे के आसपास। ओके, सेकेंड, व्हाट वाज द अनवियस क्लाउड दैट द नरेटर स्पीक्स ऑफ। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है, क्या बोलते हैं, जो एक विशाल बादल था, बड़ा बादल, इसके बारे में वर्णनकर्ता ने क्या कहा गया है, वर्णनकर्ता ने विशाल बादल को, यहाँ पे विशाल बादल तो नहीं कहा है, इसने क्या कहा है, अ हग वेव, यानी कि एक बहुत बड़ी लहर, ये कहा है। ठीक है, अब ये जो वर्ड यूज किया गया है ओमिनियस साइलेंस का, इसका क्या अर्थ है, ओमिनियस साइलेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा मौन, एक ऐसी शांति जो बहुत ही खतरनाक होती है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है अनप्लीजेंट साइलेंस, यानी कि एक ऐसी चुप्पी जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा डरा दे। ठीक है, ये वो थी बेसिकली। ओके, तो आपको ये भी समझ में आ गया। अब इसके सेकंड वाले की बात करते हैं। तो सेकंड वाला आप देख सकते हैं, ये प्रोफेसर गायतोंडे से संबंधित है। आप चाहो इसे तो पढ़ लो, मैं सीधा क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि प्रोफेसर गायतोंडे वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम। तो ये कहाँ से ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो कहाँ से कर रहे थे, पुणे से बॉम्बे। कहाँ से कहाँ, पुणे से बॉम्बे ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, एंड उसके बाद वाई डिड प्रोफेसर गो टू टाउन हॉल। तो प्रोफेसर टाउन हॉल क्यों जाना चाहता था, बिकॉज ऑफ दैट टू चेक फैक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री बुक्स, ताकि वो हिस्ट्री की बुक्स से जो फैक्ट्स है उसको चेक कर सके। ओके, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें पूछा गया है, व्हाट डिड द प्रोफेसर नोटिस एट द लेक्चर गोइंग ऑन इन द पंडाल। तो प्रोफेसर ने क्या नोटिस किया, वो जो भाषण चल रहा था पंडाल में, तो उसने क्या नोटिस किया, उसने ये नोटिस किया द प्रेसिडेंशियल चेयर वाज एम्प्टी, यानी कि राष्ट्रपति की जो चेयर थी वो खाली थी, और जब वो वहां पे जाके बैठ जाता है तो जो भीड़ थी वो उसका विरोध करने लगती है, टमाटर पका नहीं पता क्या क्या फेंकने लगती है। तो कुछ ऐसी बातें थी। ठीक है, तो ये आपकी जो हॉर्नबिल बुक थी उसके दोनों चैप्टर वाले जो आपके एमसीक्यूज थे हो गए। अब बात करते हैं आपकी सेकंड वाली। तो सेकंड वाली बुक जो है, इससे संबंधित आपके 2 रहेंगे पैसेज। ठीक है, लाइंस रहेंगी किसी किसी चैप्टर की, 2 चैप्टर की, और इससे 4 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ एमसीक्यू और कुछ 1 सेंटेंस के। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये द मदर्स डे जो है उससे लिया गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, डोरिस इज शॉक्ड टू फाइंड हर मदर स्मोकिंग व्हेन शी केम होम। She orders her mother to prepare tea, but Miss Pearson remains indifferent towards her demand. This sudden change baffles Doris. She goes to her room to find that her yellow dress has not been ironed. She gets really upset and almost scolds her mother for not doing this work.
ये बात उस समय की है जब मिस पियर्सन की बॉडी में मिस फिट्जगार्ड अपनी स्लेव को परिवर्तित कर देती हैं। ठीक है, तो मिस पियर्सन एज ए मिस फिट्जगार्ड जब पहुंचती हैं घर में तो वो वहाँ पे स्मोकिंग कर रही होती हैं। ठीक है, तो जैसे उनकी बेटी आती है डोरिस, वो शॉक्ड हो जाती है। वो शॉक्ड हो जाती है इस मामले में कि मेरी माँ तो कभी स्मोकिंग करती नहीं है, आज स्मोकिंग कैसे कर रही है। चलिए ठीक है, कोई नहीं। फिर उसने डोरिस ने अपनी माँ को ऑर्डर दिया कि माँ मेरे लिए ना चाय बना दो। फिर लेकिन मिस पियर्सन जिनके अंदर मिस फिट्जगार्ड की अभी स्लेव थी, आत्मा थी, तो वो कहती हैं नहीं मैं नहीं बनाऊंगी। अब इससे बहुत ज़्यादा डोरिस जो थी वो शॉक हो गई कि एक तो स्मोकिंग कर रही है, मैंने बोला चाय बनाने के लिए, अब चाय भी नहीं बनानी है। इतना ही नहीं, जब वो अपने रूम में जाती है डोरिस, तो वो ये देखती है उसकी जो पीली ड्रेस थी जो कि इसने बोला था कि माँ प्रेस कर देना, अब इसको आयरन भी नहीं किया। इन सभी वजह से जब वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई, क्रोध में आई, तब वो उसकी माँ को बस डांटने ही वाली थी इस काम को ना करने के लिए। उतने में ही मिस पियर्सन की बॉडी में उपस्थित मिस फिट्जगार्ड ने उसको डांटा। ठीक है, अब यहां से आपका एक 6 नंबर का या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन भी निकल जाएगा बच्चों। क्या? डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स विथ डोरिस। ठीक है, तो डोरिस में क्या इंसिडेंस हुआ था डोरिस के साथ में, वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, अब इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट मेक्स डोरिस अमेज्ड एज सून एज दे एंटर्स द हाउस। जब वो घर में आती है तो सबसे पहले वो क्या देखती है जिससे वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है? तो क्या देखती है? बिकॉज हर मदर वाज स्मोकिंग, उसकी माँ स्मोक कर रही होती है। It's that silly old bag from next door, Miss Fitzgerald, who said this। यानी कि ये ध्यान से अगर देखो, It's that silly old bag from next door, Miss Fitzgerald। ये बेसिकली किसने कहा है? ये कहा था श्रील ने। किसने? श्रील ने। थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस पियर्सन। तो मिस पियर्सन को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे? तो मिस पियर्सन जो थी वो कंसिडरेट थी एंड कॉम्प्लिएंट थी। डोमिनेटिंग तो नहीं थी, अगर डोमिनेटिंग होती तो अपने घर के जो भी उसमें उसके बच्चे जो थे उसका और कहना नहीं मानते थे या फिर कुछ भी करते थे तो उसकी बात मानते, तो डोमिनेटिंग तो थी ही नहीं। कंसिडरेट और कॉम्प्लेंट थी। ठीक है, तो आपका जो है डी वाला राइट होगा, बी और सी ये राइट है। अब एक क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस पियर्सन। तो मिस पियर्सन को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? मिस पियर्सन इज अ डेडिकेटेड वाइफ एंड मदर हु टेंड्स टू ईच एंड एवरी डिमांड फॉर हर हस्बैंड जॉर्ज एंड चिल्ड्रन डोरिस एंड स्टिल बोथ ऑफ हु और अडल्ट्स। यानी कि मिस पियर्सन जो थी वो अपने परिवार के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थी। एक माँ होने के नाते वो अपने पति जॉर्ज की, और एक माँ मतलब पत्नी होने के नाते पति जॉर्ज की, और माँ होने के नाते अपने चिल्ड्रंस डोरिस और शिल की सारी बातों को मानती थी, उसके ऑर्डर को फॉलो करती थी। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू वाला हो गया पहला वाला क्वेश्चन, द मदर्स डे। अब बात करते हैं इसके अथवा वाले की। तो अथवा वाला जो क्वेश्चन है ये आपका द टेल ऑफ मेलन सिटी से लिया गया है। अब आप इसे चाहो तो पढ़ो, मैं आपको सीधा क्वेश्चन आंसर की तरफ लेके चलता हूं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी कंस्ट्रक्टेड। यानी कि राजा ने क्या बनवाने के लिए ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो राजा ने बेसिकली क्या बनवाने के लिए ऑर्डर दिया था? अ टॉम, फुट स्टेप, एन आर्च, या फिर कोई बिल्डिंग। तो क्या बनवाने के लिए ऑर्डर दिया था भाई? उसने एक आर्च, इसको बनवाने के लिए ऑर्डर दिया था। सेकंड, व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग रोड डाउन द थ्रूफेयर। यानी कि जब राजा सड़क पर राजा जो था वो सड़क पर चलने लगा तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? द किंग्स क्राउन फेल। राजा का जो मुकुट था वो गिर गया। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड किंग्स क्राउन फेल। अब ऐसा क्यों हुआ था कि किंग का जो क्राउन था वो गिर गया? तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि द आर्च वाज बुल्ड टू लो। यानी कि वो बहुत ही, हम ये कह सकते हैं कि कमजोर तरीके से बनाया गया था। ठीक है, ये चीज थी। तो वो गिरा कहाँ था? मेहराब के बहुत ही नीचे गिरा था जाके। ओके, उसके बाद फोर्थ ये कि व्हाई डिड किंग राइड डाउन द थ्रोफेयर एंड व्हाट वाज द रिजल्ट। यानी कि राजा जो था उसने सड़क पे सवारी क्यों की, यानी कि सड़क पे चलना क्यों शुरू किया, और इसका परिणाम क्या हुआ? द किंग रोड डाउन द थ्रोफेयर टू एडिफाई द स्पेक्टर्स देयर। यानी कि राजा अपने दर्शकों को उपदेश देने के लिए सड़क पर सवार होकर चला। सिंस द आर्च वाज बुल्ट टू लो, यानी कि चूंकि मेहराब बहुत नीचे पहुंच बनाया गया था, इसीलिए ही लोस्ट हिज क्राउन अंडर इट। और उसका जो क्राउन था, मुकुट था, वो वहां पे जाके खो गया। ही फेल्ट हिमसेल्फ डिस्ग्रेस्ड। यानी कि इसीलिए वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। इसका ये रिजल्ट निकला। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके इस पहली किताब दूसरी किताब की जो एमसीक्यू वाला पार्ट था वो हो गया आपका। ठीक है, विद इन 15 मिनट्स।
ओके तो चलिए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन 15 है और क्वेश्चन 16, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें बेसिकली आपकी जो हॉर्नबिल किताब है, इससे संबंधित 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके किन्हीं 2 के आंसर देने हैं। पहले 2 क्वेश्चन आपकी पोएम वाले सेक्शन से होंगे और दूसरे 2 क्वेश्चन आपके चैप्टर वाले सेक्शन से होंगे। ठीक है, तो पोएम वाला क्वेश्चन पहले देखते हैं। द पोएट्स मदर लाफ एट हर पास्ट। पोएट की जो माँ थी वो अतीत में एक समय ऐसा है जब वो हंसी थी। हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हर पास्ट। और पोएट ने अपनी माँ की उस हंसी पर क्या रिएक्शन दिया, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। द सी हॉलीडे वॉज अ पास्ट एक्सपीरियंस फॉर द पोएट्स मदर। यानी कि पोएट की माँ के लिए जब वो सी हॉलीडे पर जाती है, बीच पे अपनी हॉलीडे पे जाती है, तो वही एक एक्सपीरियंस था जब उसकी माँ हंसी थी। क्या था एक्सपीरियंस? अ ग्लिम्प्स ऑफ द फोटोग्राफ परहैप्स रिवाइव्ड सम फीलिंग्स ऑफ शेयर्ड जॉय एंड शी लाफ। यानी कि जब वो फोटो खिंचवाने के लिए जाती है, फोटो खींचती है उसकी, तभी वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंस होता है जब वो हंसती है। इंसिडेंस क्या था? इंसिडेंस ये था कि पोएट की माँ की जो कजिन्स थी, जो कि थी बेट्टी एंड डॉली, ठीक है, ये दोनों कजिन्स थी, तो इन्होंने समुद्री उस जगह पर, जो जब हम बीच पे जाते हैं तो वैसी ड्रेस पहनते हैं, तो वो ड्रेस पहन रखी थी, तभी उनको देख के इसकी माँ हंसी थी। और ये इस हंसी का जो उपयोग है ना, वो एक आयनिक मैनर में हुआ है, एक व्यंग्य के रूप में हुआ है। क्या कि जब हमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है तो उस लाभ को ना देखते हुए हम उसकी छोटी हानि को देखते हैं। यहाँ पे लाभ क्या था इसका कि माँ हंसी थी, हानि क्या था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी, है ना, ये चीज़ थी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वैल्यूज डू यू लर्न फ्रॉम गोल्डफिंच इन द पोएम द लेवेनियम टॉप। यानी कि गोल्डफिंच से आप क्या सीखते हो इस पोएम से। तो हम ये सीखते हैं, देखियो इसको, आपका जो सबसे छोटा आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, बड़े आंसर को थोड़ा डिफिकल्टी है इसीलिए मैं छोटा बताता हूँ आपको। ठीक है, द गोल्डफिंच हैज इट्स नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ लेवेनियम ट्री इन द पोएम द लेवेनियम टॉप। यानी कि गोल्डफिंच नामक जो पक्षी है, इसका जो घोंसला है वो इस द लेवेनियम टॉप, जो मतलब लेवेनियम ट्री जो है इसके एकदम टॉप पे है। ठीक है, हिज चिक्स स्टे इन द नेस्ट वाइल सी का मतलब है पोएट, जो क्या नाम है, जो मदर है पक्षियों की, गोल्डफिंच, उसके बारे में। ठीक है, तो हर चिक्स स्टे इन द नेस्ट, यानी कि इसके जो बच्चे हैं वो घोंसले में रहते हैं। वाइल्ड सी यानी कि जो गोल्डफिंच है जब वो बाहर जाती है, किसके लिए? वो रेगुलर इंटरवल्स टू गेट फूड टू फीड हर चिक्स, यानी कि अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, दाना लाने के लिए वो बाहर जाती है। ठीक है, दिस शोज हर केयरिंग नेचर एंड हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ मदरली केयर एंड अफेक्शन ऑफ अ मदर टुवर्ड्स हर ऑफस्प्रिंग। यानी कि ये जो चीज़ है ना, वो दिखाता है कि किस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों के लिए कितनी कड़ी मेहनत करती है उनको पालन पोषण करने के लिए। ठीक है, द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ गोल्डफिंच दैट कैप्चर्ड इन द पोएम इट इज इट्स मूवमेंट। यानी कि जैसे स्लीक एज ए लिजार्ड, जिस प्रकार से जो एक छिपकली होती है ना वो तेज होती है, चिकनी होती है, इसी प्रकार से गोल्डफिंच जो है वो बहुत ही तेज है उड़ने में भी, और बहुत ही सतर्क है, अपने बच्चों की रक्षा भी करती है। और यही बातें हैं यहाँ पे कुछ कुछ, और इसी को सेंटेंस फॉर्मेशन दे दिया गया है। ठीक है, आप चाहो तो पढ़ लो, मैंने आंसर आपका बस इतना ही है, 5 से 6 लाइन का। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई डिड बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटन खातेन टू टूटन खामुन। यानी कि उस लड़के ने, उस व्यक्ति, उस बच्चे ने अपना नाम टूटन खातेन से टूटन खामुन क्यों कर लिया। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया उसने? ऐसा करने के पीछे उसका एक बहुत बड़ा रीजन था। वो रीजन ये था कि अमून वाज अ मेजर गॉड इन एशियंट इजिप्ट। यानी कि अमून जो था वो प्राचीन मिस्र का एक बहुत ही प्रमुख देवता था। बट द प्रीवियस किंग हैड मेड हिज पीपल वर्शिप द सन गॉड अटेन। यानी कि पिछला जो राजा था इससे पहले, वो उसने क्या किया था, प्रजा को सूर्य देवता एटन की पूजा करवाई, इसके अमून की जगह। ही स्मैश्ड ऑल इमेजेस ऑफ अमून एंड क्लोज हिज टेम्पल्स। उसने अमून की सारी इमेजेस को हटवा दिया, सारे टेम्पल्स को तोड़वा दिया, बंद करवा दिया। वैन यंग टुक द थ्रोन, जब एक वो जो यंग टुट जो था वो थ्रोन बनता है, ही रिस्टोर्ड द ओल्ड वेज, और वो फिर पुरानी परंपरा को लागू करता है। दैट्स वाई ही चेंज्ड हिज ओन नेम फ्रॉम टूटनखातेन टू टूटनखामुन, विच मीन्स लिविंग इमेज ऑफ अमून। ठीक है, ये चीज थी, तो समझ गए थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ में है बच्चों कि मीटिंग नोरवू कैम एज एन इमेंस रिलीफ द नरेटर। वाई, यानी कि
नोरबू से मिलना कथावाचक के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना भी थी, बहुत ही बड़ा हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए बहुत अच्छी बात रही। ठीक है, तो वो हमें बताना ऐसा क्यों कहा गया है। तो ऐसा इसलिए कहा गया है, अरे इतना बड़ा आंसर है, चलो देखो पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि द नरेटर वाज नॉट ओनली डिसअपॉइंटेड विद द फिल्थ इन डार्चिन बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ पिलग्रिम्स। यानी कि जो कथावाचक है वो केवल दालचीन में गंदगी से निराश नहीं था, निराश होने के साथ साथ वहां के जो तीर्थयात्री थे वहां पे कमी थी इसकी, उससे भी बहुत ज्यादा निराश था। Moreover, since T-Stain had left, he had not came across anyone in Darchin with the enough knowledge of English and answer even this most basic question. यानी कि इसके अलावा जब टिस्टेन चला गया उसको छोड़ के, तो उसे दार्चिन में अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया जो कि अंग्रेजी का उससे ज़्यादा ज्ञान हो, ठीक है, जो कि उसके एक आम क्वेश्चन का भी आंसर दे सके। इट वॉज देन दैट ही मीट नोरवू इन कैफ। ये वही समय था जब नोरवू से कैफे में मिला। ही वॉज टिबेटियन, ही टोल्ड हिम, बट वर्कड इन बीजिंग एट चाइनीज अकेडमिक ऑफ सोशल साइंसेज इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लेक्चर। यानी कि जब नोरवू से कैफेटेरिया में मिलता है तो नोरवू ने बताया कि वह एक तिब्बती है, लेकिन उसने बीजिंग में चीन सामाजिक विज्ञान अकादमी जो है, ठीक है, एकेडमी जो है, इसको ज्वाइन किया हुआ है और ये वहाँ पे काम करता है। He had also come to the Kora, और ये भी यहाँ पे यात्रा के लिए आया है। Norbu had been writing academic papers about the Kailash Kora and its important in various works of Buddhist literature from many years, but he had never actually done it herself। यानी कि वो उसके बारे में लिखता तो था पेपर्स में इंपॉर्टेंस के बारे में, बट देखा नहीं था, इसलिए वो देखने आया था। He was relieved to form a team with another academic, यानी कि उन्होंने अन्य शिक्षाविद के साथ में एक टीम बनाने से फिर उन्हें राहत मिली। किसे? इन दोनों को ही राहत मिली। ओके, तो ये चीजें थी। अब चलिए अगली बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि आपका जो स्नैपशॉट किताब है उससे लिया गया है, ठीक है। चलिए, ये 3 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन है जिसमें से आपको किसी एक का आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब दीज लाइन्स। आपको इन लाइन को डिस्क्राइब करना है। क्या है? टू फियर or and questions what worked behind the boy's decision of returning the stolen horse। यानी कि आपको क्या बताना है कि वो क्या डर था, ठीक है, या फिर वो ऐसी क्या उनकी अंतरात्मा में भावना जगी कि उन्होंने चोरे हुए घोड़े को वापस करने का फैसला लिया। एंड दूसरी लाइन आपको डिफाइन करनी है। द फर्स्ट राइड आराम एंड मुराद एंजॉय टुगेदर ऑन दिस समर मॉर्निंग। यानी कि क्या बोलते हैं, गर्मी की सुबह सुबह आराम और मुराद ने एक साथ पहली बार सवारी का आनंद लिया किसी घोड़े पे। तो आपको इन दोनों लाइन को यहाँ पे बताना है। तो चलिए इसके कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ दोनों लाइन के। पहली लाइन का वैल्यूएबल पॉइंट ये है कि बोथ आराम एंड मुराद वर माइंडफुल ऑफ द फैमिलीज प्रिंसिपल्स। यानी कि वो इस बारे में जागरूक थे कि उसकी फैमिली के क्या सिद्धांत हैं। दे बिलोंग टू आ ट्राइब नॉन फॉर ऑनेस्टी। ये एक ऐसी जनजाति से संबंधित थे जो कि अपने लिए ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। Confronted by John Vero, he recognized his horse. He did not suspect the boys due to family principles। जब जॉन वेरो को पता चल जाता है एक्चुअल में कि ये मेरा ही घोड़ा है, तो तब भी वो आराम और मुराद से कहते हैं कि ये मेरा घोड़ा भी कुछ इसी तरीके का था, हो सकता है कि ये शायद उसका जुड़वा हो, ठीक है। वो उन्हें पता है कि मेरा है, लेकिन फिर भी अब उससे नहीं कहते। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इनकी फैमिली, इनके जनजाति जो है वो बेसिकली ईमानदारी के लिए जानी जाती है। वैल्यू पॉइंट्स ऑफ सेकंड। On the morning, air was new and lovely to breathe. Feel of horse running was wonderful. Old country soundings raced across fields and vineyards। यानी कि जो दूसरी वाली पंक्ति थी ना आपकी कि गर्मी के सुबह में आराम मुराद जो थी वो एक साथ पहली बार सवारी का आनंद लिया, तो क्या था उस समय? सुबह सुबह गर्म हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छा लगा उन्हें। घोड़े को उन्हें दौड़ाने का अनुभव पहली बार मिला, ठीक है, और उन्हें लगा कि अब वो एक पुराने इतिहास में आ चुके हैं। खेतों में अंगूर के बागों में उन्होंने दौड़ लगाई घोड़े के साथ में। तो कुछ ये चीजें थी, ठीक है। हु वाज जियो मॉर्गन? व्हाई वाज द वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रू मॉन्सन? तो जियो मॉर्गन है कौन और वो डॉक्टर एंड्रू मॉन्सन का वेट क्यों कर रहे थे? तो जियो मॉर्गन वाज ड्रिलर इन वेनिली, अ माइनिंग टाउन। एक माइनिंग टाउन वेनिली में वो एक ड्रिलर थे। ही एंड हिज वाइफ सुजैन, मॉर्गन एंड उसकी वाइफ सुजैन was married from nearly 20 years, 20 साल के आसपास शादी हुई थी। Now they were expecting their first child, अब उनको पहला बेबी होने वाला था। That's why he was waiting for the doctor जो कि था एंड्रयू to help Suzanne in the delivery of the child।
ठीक है, इसलिए वो वेट कर रहा था ताकि उसकी जो वाइफ है सुजैन, उसकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 15 की। अब ये आपकी हॉर्नवेल किताब के 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। अरे कहाँ जा रहा है भाई तू, पीछे आ जा। चलो 15 क्या कहा गया है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको किसी एक आंसर करना है। पहला क्वेश्चन, द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, व्हाट डिड कार्टर डू एंड व्हाई। तो जाही हवास जब ये कहते हैं कि कार्टर ने जो किया इस टुट के साथ में, इस मम्मी के साथ में, इसी वजह से ये बहुत बुरी कंडीशन में। तो बेसिकली कार्टर ने किया क्या था, ठीक है, और क्यों किया था ये बताना है। तो आइए देखते हैं। तो हावर्ड कार्टर वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टुट्स टॉम। हावर्ड कार्टर बेसिकली क्या था, ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने 1922 में इस टुट के टॉम को खोज लिया था। ठीक है, उसके बाद ही सर्च्ड इट्स कॉन्टिनेंट्स इन हेस्ट, यानी कि उन्होंने आनंद फानन में इसकी सामग्री खोजी थी। द टॉम विच हैड stunning artifacts in gold caused a sensation at the time of the discovery। मकबरा जो था, जो टॉम था, टॉम का वो जो था क्या नाम है, कॉफिन, जिसमें सोने के आश्चर्यजनक कुछ कलाकृतियां रखी थी, तो खोज से समय जब खोज हुई तो इससे सनसनी फैल गई। ठीक है, हमें देखिए देखिए टुटका मम्मी मिली है, इसमें बहुत सारे सोने के ये रखे हैं वो रखे हैं, तो ये बेसिकली जो न्यूज़ थी वो फैल गई जनता में। आफ्टर मंथ्स, 1-2 महीने बाद, after months of carefully recording the research and Pharaoh's coffin, Carter began investigate the 3 nested coffins। यानी कि फिरौन के ताबूत में खजानों को महीनों तक सावधानीपूर्वक दर्ज करने के बाद कॉटर ने 3 ताबूतों की जांच शुरू कर दी। ठीक है, when he finally reached the mummy he found that the ritual resins had hardened। यानी कि अंत में जब उसकी खोज यहाँ तक पहुंची कि उसने एक रेजिन को निकाला, ठीक है, जिसके ऊपर सोने के ताबूत से कुछ सीमेंट जैसा कुछ लेप वगैरह लगाया गया था। ठीक है, और कार्टर ने मम्मी को बहुत ही तेज धूप में रखा पहले तो, ठीक है, फिर 149 की डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसे फैलाया, गर्मी लाई उस पर, ठीक है, उसको खोलने के लिए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। उसके बाद टू प्रिवेंट दीज थीव्स फ्रॉम रेंस्किंग, ठीक है, मतलब फिर उसने तोड़फाड़ करनी शुरू कर दी, छेनी हथौड़ी लगाई उसने, फिर और भी कई सारे तरीके अपनाए, तब जाके उसने उसको खोला और इस वजह से बहुत सारा डैमेज हुआ। उसी डैमेज को उसने बोला है जाही हवास ने कि जो कार्टर ने किया वो इसकी वजह से मम्मी बैड कंडीशन में पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद वाई डू वी थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचर्स एक्सपेक्टेशंस इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं वो किसी भी परेशानी में होने के बावजूद भी साहस से क्यों काम लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है ना, द वी आर नॉट अफेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, उससे लिया गया। तो आइए देखते हैं। मैन इज एडवेंचरियस बाय नेचर, यानी कि हम मानव जो हैं वो अपने मूल स्वभाव से साहसी हैं, बहुत ही साहस है हमारे अंदर। द ग्रेटर द रिस्क द मोर देन थ्रिल, हमारे अंदर बहुत ही रोमांच है जोखिम की जगह। The thrill of exploring unknown lands, discovering wealth and beauty lying hidden in the far-off lands, inspire brave hearts to stake their life and rest and comfort। यानी कि हम ऐसी भूमियों को खोज करते हैं जो कि अज्ञात हैं, दूर भूमि में छुपे हुई सुंदरता, रोमांच, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने लाते हैं, खुद भी देखते हैं। ठीक है, perhaps they value one crowded hour of glory more than a long uneventful life of sloths and inactivity। यानी कि वो कहते हैं कि हमें थोड़ी जोखिम मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इस इनएक्टिविटी से हमें बहुत डर लगता है। ठीक है, इट इज ट्रू दैट समटाइम्स एडवेंचर्स आर क्विकली रिस्की एंड प्रोबल फटन, यानी कि ऐसा होता है कि कई बार हम एडवेंचर करते हैं तो बहुत रिस्की होते हैं। जैसे वो 6 बजे के आसपास वो जो वेव वॉकर आया था, है ना, कविता में बताया था, चैप्टर में बताया गया था, तो वैसा कुछ। द फेलियर्स ऑफ सम पर्सन डू नॉट डाउट, यानी कि डिस्करेज द रियल लवर्स ऑफ एडवेंचर, यानी कि कुछ के एडवेंचरस के जो फेलियर्स हैं वो उनके लिए डाउट का या फिर डिस्करेज का कारण नहीं बनते जो एडवेंचर से प्यार करते हैं। ठीक है, और भी 1-2 पॉइंट है, अब आप इसे चाहो तो पढ़ लेना, मेनली अब आंसर आपके ऐसे निकलते चले जाएंगे। ठीक है,
चलिए आपके दोनों क्वेश्चन होंगे। अब हम आपकी सेकंड वाली जो बुक है इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 सेकंड बुक से 6 नंबर के 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 6 में से किसी एक आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ एंड्रयू मॉन्सन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी पार्ट, यानी कि जो एंड्रयू मॉन्सन जो है इसके बारे में आप बर्थ जो कहानी है इसके आधार पे क्या धारणा आपके मन में बनती है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी इमेज आपके दिमाग में उसके लिए बनती है। तो भाई बहुत कुछ है इसके बारे में बताने को, लेकिन मैं आपको 3-4 सेंटेंस बताऊंगा, मतलब 3-4 छोटे छोटे पैराग्राफ बताऊंगा, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। पहला पैराग्राफ ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा वाला आपका ये हो जाएगा। बस ये 3 ही लिख लेना, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। बाकी अगर आप चाहो तो इन दोनों को भी ऐड कर सकते हो। अब क्या क्या किसमें क्या क्या इसको देखो। तो सबसे पहला, एंड्रयू मॉन्सन इज अ यंग मैन who has recently qualified as a doctor and begins his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town in Valley. डॉक्टर एंड्रयू मॉन्सन जो है वो एक युवा डॉक्टर है जो कि जिसने अभी अभी जस्ट क्वालिफाइड किया है डॉक्टर की डिग्री को, ठीक है। अब उसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करना शुरू की है, किसके असिस्टेंट के रूप में, डॉक्टर एडवर्ड पेज के रूप में, और कहाँ पे, बेनली माइनिंग टाउन में जो कि है वेलिश में, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो एंड्रयू है ही लव्स क्रिस्टीन, वो क्रिस्टीन से प्रेम करता है, एंड कंसीडर्ड मैरिज एज हैप्पी सिचुएशन। अब वो कहता है कि विवाह जो है ये एक खुशी का माहौल होता है। हिज हार्ट इज ओवरफ्लोइंग विद लव, वो लव प्यार में बहुत अच्छी तरीके से डूब चुका था। His steady mind and logic help him to see many individuals' marriages as hopeless failures, यानी कि वो अपने माइंड से ये देखता है कि बहुत सारी शादियां ऐसी होती हैं जो कि होपलेस होती हैं, जिसमें प्यार और खुशी नाम की चीज़ ही नहीं होती है। तीसरा, एंड्रयू इज मेच्योर इनफ टू कीप हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट। एंड्रयू इतना बेसिकली क्या बोलते हैं, मेच्योर है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता है। Once he has to face his responsibility, he discharges his obligations to his full capacity and remains conscious of his duty। यानी कि वो सिर्फ ये नहीं है कि क्या नाम है, एंड्रयू जो है वो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति नहीं है, बल्कि सिद्धांतवादी होने के साथ साथ उसका दृष्टिकोण भी बहुत अच्छा है, वो व्यवहारिक तरीके से बहुत ही अच्छा है, ठीक है। वो किसी को भी अनजाने में कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। एंड्रयू का दिल बहुत ही हम कह सकते हैं नरम है, उसके अंदर भावनाएं हैं, ठीक है। और वो अच्छे तरीके से समझ सकता था कि सुजैन जो थी वो अपने आने वाले बच्चे से कितना प्रेम करती है, इसीलिए उसने अपनी सारी मेहनत लगाई, सारी आज तक की उसने सारी डिग्री की जो सीखा सारे के सारे उसने अपने इफेक्ट लगा दिए, तब जाके जो बेबी था वो ब्रीथली रिवाइव हो पाया था, ठीक है ना। तो मेरी जो सोच है डॉक्टर एंड्रयू मॉन्सन के बारे में वो ये थी, ठीक है। आगे समझने इसी तरीके से, तो आप अब चाहो तो पढ़ लो, वैसे तो समझा ही दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूं बच्चों, कि हाउ डज मिस फिट्जगार्ड प्लान टू डील विद दिस फैमिली ऑफ मिस पियर्सन। मिस पियर्सन की जो पड़ोसन थी मिस फिट्जगार्ड, उन्होंने किस प्रकार से कहा, किस प्रकार से प्लान किया कि कैसे डील करेंगी मिस पियर्सन की फैमिली से। What does Miss Fitzgerald advise to Miss Pearson after she had put back the family members in their proper place signify। यानी कि जब सब कुछ हो जाता है तो फिट्जगार्ड जो पियर्सन को क्या राय देती हैं सब कुछ करने के बाद में। तो आइए दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के आंसर को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। 3 नंबर के भी 2 हैं कह सकते हैं, और 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब बड़े ध्यान से समझो। देखो, मिस फिट्जगार्ड जो कि पियर्सन की पड़ोसन थी, मिस फिट्जगार्ड चेंज्ड देयर बॉडीज टू मैजिक स्पेल, जादू से उन्होंने अपनी आत्माओं को एक दूसरे में बदल दिया। यानी कि मिस फिट्जगार्ड नाउ मिस पियर्सन एंड नाउ पियर्सन इज मिस फिट्जगार्ड, ओके। तो दोनों की आत्मा चेंज हो गई थी। नाउ मिस फिट्जगार्ड लुक्ड लाइक मिस पियर्सन, पियर्सन लुक्ड मिस फिट्जगार्ड। मिस फिट्जगार्ड इन द बॉडी ऑफ मिस पियर्सन डील विद द फैमिली वेरी इंस्टेंटली, यानी कि बहुत ही कड़े तरीके से, जैसे वो डोरिस वाले इंसिडेंट था ना जो मैंने आपको बताया था अभी अभी, ठीक है, जब एमसीक्यू करवाया था तो वो ऐसा हुआ, उसके पति के साथ में वैसा हुआ। शिल को उसने कुछ बोला, ठीक है, मॉर्गन कह रहा हूँ, जो जॉर्ज था उसको उसने कुछ बोला, है ना। और उसका जो डोरिस का एक दोस्त था, क्या नाम था उसका, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसको भी उसने बकटूथ वाला बोला था कुछ ऐसा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि अब वो समझ गए कि माँ तो जो है अब बहुत कड़ी हो गई है, ठीक है। जब सब कुछ हो गया देन
मिस फिट्जगेराल्ड एडवाइस मिस पियर्सन, जब स्लेव्स चेंज हो जाती हैं, सब कुछ डील हो जाता है, उसके बाद में जब स्लेव्स आपस में इक्वल हो जाती हैं, अब पियर्सन फिट्जगेराल्ड बन जाती हैं, देन मिस फिट्जगेराल्ड जो है वो पियर्सन को एडवाइस करती हैं क्या, नॉट टू सॉफ्ट एंड वेस्ट ऑल एफर्ट सी हैड पुट इन चेंज द एटीट्यूड ऑफ हर फैमिली फॉर द बेटर। मेरी तरफ से आपके रूप में जाकर आपके घर में जो एफर्ट्स लगाए गए हैं आपकी फैमिली को सुधारने के लिए, वो वेस्ट हो जाएंगे अगर तुम्हारा सॉफ्ट व्यवहार रहा उनके साथ। ठीक है, मिस पियर्सन इज अनश्योर इज हाउ शी एक्सप्लेन हर बिहेवियर। मिस पियर्सन जो थी वो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी कि जो अभी फिट्जगेराल्ड करके आई हैं घर में, अगर मैं जाऊंगी किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं क्या बिहेव करूँ, कैसे बताऊंगी। मिस फिट्जगेराल्ड टेल्स दैट हर ओन सॉफ्ट बिहेवियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसगिविंग फॉर द फैमिली मेंबर्स। यानी कि फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि हमारा जो सॉफ्ट रवैया है ना हमारी फैमिली के प्रति, वही हमारे फैमिली में होने वाली गलतियों का सबसे बड़ा कारण है। हमें थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ेगा अपनी फैमिली के लोगों के लिए, नहीं सॉफ्ट नहीं, थोड़ा क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ होना पड़ेगा फैमिली के लिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, जो कि भी थी, है ना, ये चीज़ें थी। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 11th के अपने इंग्लिश कोर के फाइनल के एग्जाम के लिए 6th सैंपल पेपर के पार्ट 2 को भी पूरा कर लिया है। जी हाँ बच्चों, अब हमारा छठा पेपर, चाहे जिसका सेक्शन ए हो, सेक्शन बी हो, सेक्शन सी हो, वो यहाँ पे हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, और सेक्शन सी के अंदर तो हमने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, वो सब आपको हमने बता दिए हैं। ठीक है, अब आप सारे बच्चे ने एक बार कमेंट करके बताओ कि जो जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं और जिस तरीके से हमने आपको समझाए हैं, क्या आपको वो ढंग से समझ में आया है? एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से। ठीक है, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप जो है ना अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट करके रखिएगा। चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले पेपर में, अगली वीडियो में, अगले वन शॉट में, अगले लाइव में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।